गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है फंडामेंटल राइट का। ये बीए पार्ट सेकंड सेमेस्टर का है। आप लोग अच्छे से लेक्चर को वॉच करिएगा और अपनी कॉपी पे नोट कर लेना, नोट्स बना लेना, ताकि कहीं भी कोई एग्ज़ाम में, एक तो आपको सेमेस्टर का एग्ज़ाम प्लस आपका कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो वहाँ से यहाँ इस लेक्चर से वो आपका पूरा निकल जाएगा। फंडामेंटल राइट्स, पहले हम इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे कि फंडामेंटल राइट जो है कहाँ से स्टार्ट होते हैं। पूरे वर्ल्ड में देखिए हम तो माग्ना कार्टा एक डॉक्यूमेंट था जो इशू किया था 1215 में, 1215 में किंग जॉन जो इंग्लैंड के शासक थे, राजा थे, तो उन्होंने ये डॉक्यूमेंट इशू किया था। और वहाँ पे ऐसा हुआ था कि इंग्लैंड की बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ वॉर चल रही थी और किंग जॉन एक बहुत कमज़ोर किंग थे। तो जब उनकी बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ वॉर हुई तो उन्होंने क्या किया, जो टैक्स था वो इंक्रीज़ कर दिया। जब टैक्स इंक्रीज़ कर दिया तो जो लैंडलॉर्ड थे, जिनकी ज़मीन थी, तो वो प्रोटेस्ट करने लगे कि हैवी टैक्स है, या तो टैक्स ख़त्म कर दो या इसे कम कर दो। फिर किंग और प्रोटेस्टर्स के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक मीडिएशन हुआ। और वो किसने करवाया, वो जो पोप थे उस टाइम के, क्योंकि उस टाइम पोप जो थे चर्च के, उनको भी एक अथॉरिटी माना जाता था। तो जो पोप थे तो उन्होंने उनके बीच में एक समझौता किया, एक डॉक्यूमेंट साइन करवाया। तो उस डॉक्यूमेंट में कुछ राइट्स दिए गए। किंग जॉन ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, अपने शासन को बचाने के लिए उन्होंने कुछ राइट्स दिए। तो उसी डॉक्यूमेंट को हम माग्ना कार्टा कहते हैं। अब इसी को हम हिस्टोरिकल एविडेंस क्यों मानते हैं, क्योंकि इससे पहले हिस्ट्री में हमारे पास कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं है राइट्स का। उसके बाद इंडिया में आ जाते हैं। इंडिया में सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स की बात कब होती है, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का कराची सेशन होता है तो 1931 में। तो उस सेशन को प्रिसाइड करते हैं सरदार पटेल, यानी उस टाइम कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन होते हैं, सरदार पटेल होते हैं। वो इस सेशन के को प्रिसाइड करते हैं, चेयर करते हैं। तो इस सेशन में एक रेजोल्यूशन पास करते हैं फंडामेंटल राइट पे। तो इंडिया में सबसे पहले फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट 1931 में आता है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे कहता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है हमारा 1950 में है, तो फंडामेंटल राइट की जो पोजीशन होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो पार्ट 3 में होती है और शेड्यूल 4 में होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 में, तो हमारे पास एक प्रियम्बल था और 8 शेड्यूल थे और 22 पार्ट्स थे। और आज के टाइम में हमारा क्या है, एक प्रियम्बल है एंड 12 शेड्यूल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं। और पहले आर्टिकल्स थे 395 थे। आज के टाइम में भी 395 हैं, लेकिन सब आर्टिकल्स इतने ऐड हो गए हैं कि वो कोई 503 तक पहुंच गए हैं। इसमें अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहता है कि आर्टिकल्स कितने हैं। ऐसे 1 2 3 करके देखें तो हमारे पास 395 तक ही आर्टिकल्स हैं, यानी 396 आर्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन जो कुछ आर्टिकल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐड करती है तो वो उनके बीच में ही करती है। मीन्स रेंजिंग फ्रॉम आर्टिकल 1 टू 395 ही वो एडजस्ट करेगी, किसी भी आर्टिकल को ABC करके बीच में एडजस्ट कर देगी। उसके बाद आता है कि ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसके आर्टिकल हैं 12 से 35, 12 से 35 हैं। लेकिन जो हमें फंडामेंटल राइट्स जो हक मिल रहे हैं वो है आर्टिकल नंबर 14 टू आर्टिकल नंबर 32। लेकिन हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल हैं वो क्या कहते हैं और कितने फंडामेंटल राइट्स। आज के टाइम में हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन पहले हमारे पास जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे। उसके बाद एक फंडामेंटल राइट जो है वो 1978 में डिलीट हो गया है और उसको मूव करके 300A में रखा है अंडर पार्ट 12 में। तो ये हमारा एक अब लीगल राइट है। जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं वो कौन कौन से हैं, एक है राइट टू इक्वलिटी, ये आर्टिकल 14 टू 18 है। फिर आता है राइट टू फ्रीडम, ये आर्टिकल 19 टू 22 है। फिर आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये 23 एंड 24 आता है इसमें। फिर आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसमें 25 टू 28 आ जाएगा। फिर आ जाएगा कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, ये आर्टिकल 29 टू 30 आ जाएगा। फिर उसके बाद आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, आर्टिकल 32। अब जब 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन हमारा एक फंडामेंटल राइट डिलीट हो गया है 44th अमेंडमेंट से 1978 में। तो वो लीगल राइट बन के रह गया है, जिसकी पोजीशनिंग है अभी 300A आर्टिकल्स के अंडर और पार्ट 12 में रखा है।
उसके बाद मैंने आपको ऊपर भी समझाया फर्स्ट वाली स्लाइड में कि हमारे पास क्या है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमारे पास एक प्रीएम्बल था, 8 शेड्यूल्स थे एंड 22 पार्ट्स थे। लेकिन आज के टाइम के और प्लस आर्टिकल कितने थे, 395। लेकिन आज के टाइम में हमारे पास एक प्रीएम्बल है, 1 प्रीएम्बल, 12 शेड्यूल्स एंड 25 पार्ट्स प्लस 395 आर्टिकल्स। 1 2 3 नंबरिंग करके देखा जाए तो हमारे पास 395 आर्टिकल्स हैं। लेकिन ABC वालों को भी हम गिने तो आज के टाइम में हमारे पास 503 हैं। ये कम भी होते रहते हैं और ज़्यादा भी होते रहते हैं, इसमें चेंजिंग आती रहती है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बोलो कौन सा वाला संविधान का फॉलोइंग्स में से कौन सा वाला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल नहीं है, तो अगर उसमें आपको 396 दिया है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि 395 तक ही है नंबरिंग आर्टिकल की, उसके ऊपर नहीं है। फिर आता है फंडामेंटल राइट्स, इन डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 13, जो आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट की उनकी बात कर रहा हूँ। आर्टिकल 12 है वो डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक ही डेफिनेशन है स्टेट की और वो है आर्टिकल 12 में। इसके बाद वाले आर्टिकल्स में जहाँ भी स्टेट की बात की जाती है या आज के टाइम में बिल पास होता है, जहाँ भी उस बिल में स्टेट की बात की जाती है तो उस पर इतना ही लिखा होता है कि स्टेट का मतलब है कि जो हमने आर्टिकल 12 में लिखा है वही स्टेट का मतलब है। और यहाँ पे स्टेट का मतलब हो गया कंट्री, नेशन। इनफैक्ट आपको पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल साइंस में कहीं भी स्टेट पॉलिटिकली यूज़ होता है वर्ड तो उसका मतलब होता है कंट्री या नेशन, ना कि स्टेट। जैसे जम्मू कश्मीर है ये फेडरल यूनिट्स हो गए। उसके बाद आता है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 कहता है कि ला इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये उससे डील करता है, ये एक किस्म का जुडिशियल रिव्यू देता है सुप्रीम कोर्ट को पावर। ये कहता है कि कोई भी ऐसा अगर लॉ बनाती है गवर्नमेंट, सरकार कोई भी ऐसा लॉ बनाती है जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है या उसको ख़त्म करने की बात करता है, तो वो क्या है, वो एक जुडिशियल रिव्यू से क्वैश हो जाएगा, उसको सरकार क्या कर देगी, ख़त्म कर देगी। और फंडामेंटल राइट के जो गार्जियन हैं, जो फंडामेंटल राइट का रखवाला है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। ओनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो है फंक्शन ये है कि वो क्या करेगी, संविधान की रक्षा करेगी, फंडामेंटल राइट की रक्षा करेगी। और स्टेट और सेंटर के बीच में जो हमारी फेडरल यूनिट्स हैं, मीन्स जम्मू कश्मीर, बाकी जैसे स्टेट्स हैं इंडिया की स्टेट्स जिनको फेडरल यूनिट्स बोलेंगे, तो उनके साथ इस सेंटर का अगर कहीं क्वैश है, कोई कन्फ्लिक्ट पड़ रहा है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, उस कन्फ्लिक्ट को दूर करेगी। फिर आता है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या बोलता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। के लॉ जो है हमारा संविधान जो है उसके आगे सारे बराबर हैं, कोई कम या बड़ा नहीं है। फिर आता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। कि आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं कर सकता, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, या आप जहाँ पैदा हुए हैं, कौन सी जगह पैदा हुए हैं उसके आधार पर हो, यानी जन्मभूमि के आधार पर हो। लेकिन इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये फॉरेनर्स को नहीं है, जो एलियंस हैं, जो फॉरेनर्स हैं बाहर के हैं, उनको नहीं है, ये सिर्फ सिटीज़न ऑफ इंडिया को ही है। उसके बाद आता है 16, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। के पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट जॉब के लिए आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, सबको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सेम अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और ये भी आपने याद रखना है कि ये फॉरेनर्स को नहीं है, क्योंकि अगर हम बाहर वाले को राइट्स दें तो फिर तो जापान, USA, बाकी चाइना वाले भी आके फार्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, बोलेंगे ये भी हमारा अधिकार है। तो इसलिए ये जो है फॉरेनर्स को नहीं है। और जैसे हमें रिजर्वेशन दी जाती है तो वो क्या है, एक पॉजिटिव स्टेट क्या कोशिश करती है कि सारे नागरिक जो है बराबर हों, तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वो क्या है, जो पिछड़े हैं उनको थोड़ा सपोर्ट है। उसके बाद आता है 17, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। के जो हमारे यहाँ पे भेदभाव होता है, अनटचेबिलिटी, जाति धर्म का जो है, किसी को नीची जाति से समझा जाता, किसी को बड़ी जाति से, तो वो क्या है, संविधान के 17 आर्टिकल से वो ख़त्म है। अगर आपके साथ कोई जाति का भेदभाव करता है तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि आपके आर्टिकल 17 में जो फंडामेंटल राइट आपको मिल रहा है उसका वायलेशन हुआ है, इसलिए। फिर आता है आर्टिकल 18। 18 में क्या है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स है। ये कहता है कि जो भारत की सरकार है वो ना तो किसी अपने नागरिक को ऐसा कोई अवार्ड देगी, जैसे महाराजा, राजा, कोई ऐसा अवार्ड नहीं देगी
ऐसा टाइटल नहीं देगी जो नाम से लगे, ना तो अपने सिटीजन्स को देगी और ना तो बाहर वाले सिटीजन को देगी, और ना ही हमारे सिटीजन्स बाहर वाली गवर्नमेंट के, फॉरेन गवर्नमेंट से कुछ ऐसा अवार्ड ले सकते हैं जिसका टैग आपके नाम के साथ लग जाए, जिसका टाइटल आपके नाम के साथ लग जाए। लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि जो मिलिट्री पर्सन्स हैं, जो एकेडमिक पर्सन्स हैं, तो उनका जो टाइटल है वो लग सकता है। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा, लिखते हैं कैप्टन, आर्मी वाले कैप्टन अपने साथ नाम के साथ लिखते हैं, मेजर लिखते हैं, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, जो भी हैं वो अपने नाम के साथ लगाते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। और एकेडमिक्स में जैसे कॉलेज के जितना भी फैकल्टी है, जो प्रोफेसर लोग हैं, वो अपने नाम के साथ प्रोफेसर लिखते हैं, तो वो वैलिड है। या जैसे कोई पीएचडी करता है तो वो नाम के साथ डॉक्टर लिखता है, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। फिर उसके बाद जैसे हमारे अवार्ड्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, भारत रत्न हो गया, तो वो अवार्ड्स भी कोर्ट ने वैलिड ठहराए हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, वो भी वैलिड हैं। इसके बाद आता है 19 आर्टिकल। 19 आर्टिकल जो है ये प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स आते हैं इसमें, कुछ सर्टेन राइट्स जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और ये भी जो राइट्स हैं ये भी फॉरेनर्स को नहीं है, क्योंकि अगर बाहर वालों को हम देंगे तो वो एयरपोर्ट से आते हुए ही बाहर आके, वो पूरी दिल्ली में ही आके तो बस किसी को गाली दे देंगे, हमारे देश के खिलाफ बोलेंगे। तो हमारे देश में हम किसी के खिलाफ बोल सकते हैं, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बाहर वाला नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास आर्टिकल 19 की पावर है, उनके पास ये नहीं है। हमारे पास आर्टिकल 19 का राइट है, फंडामेंटल राइट है, लेकिन जो एलियंस हैं, वो बाहर के नागरिक हैं, फॉरेनर्स हैं, उनके पास ये नहीं है। अब इसमें आ जाते हैं 6 फंडामेंटल राइट्स। एक आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी जो आपके मन में उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, ये आपको संविधान जो है फ्रीडम देता है। आपने देखा होगा कि जो लोग, और ये बोलने की ही नहीं, आपको लिखने की आज़ादी भी देता है। जो हमारे यहाँ मीडिया पर्सन्स हैं, अखबार व प्रिंट मीडिया हो या टीवी चैनल वाले हों, तो उनको कोई सेपरेट राइट नहीं देता है संविधान, वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर ही काम करते हैं, तो वो आपको भी राइट है, आप भी कुछ पब्लिश कर सकते हो, लिख सकते हो, बोल सकते हो। फिर है फ्रीडम ऑफ असेंबली। असेंबली का मतलब हो गया इकट्ठा होना, आप 30, 35, 40 जितने भी लोग हों तो आप इकट्ठा हो सकते हो, आपके पास राइट है असेंबली होने का। फ्रीडम ऑफ फॉर्म एसोसिएशन, आप क्या कर सकते हो, एसोसिएशन बना सकते हो। आपने देखा होगा कुछ टीचर्स की एसोसिएशंस होती हैं, कुछ बिजनेसमैन की होती हैं, कुछ और स्टूडेंट्स की एसोसिएशन होती हैं, बड़े बड़े कॉलेज में स्टूडेंट्स की एसोसिएशन भी होती हैं। तो आपका क्या हक है, आप एसोसिएशन बना सकते हो, चाहे आप किसी भी इंटरेस्ट पे बनाओ, किसी भी बेस पे एसोसिएशन को बनाओ। फिर है फ्रीडम टू मूवमेंट, राइट टू मूवमेंट। राइट टू मूवमेंट में क्या है कि आप इंडिया में कहीं भी, पूरी टेरिटरी में आप कहीं भी घूम सकते हो, क्योंकि इंडिया एक है, आप किसी भी राज्य में जा सकते हो, आपको कोई भी मना नहीं कर सकता कि यहाँ मत जाइए, वहाँ मत जाइए, कोई भी ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके बाद आता है हमारे पास फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड सेटलमेंट, आप कहीं भी रह सकते हो, कहीं भी घर बना सकते हो, पूरे ऑल ओवर इंडिया में। आपको किसी भी स्टेट में जाना है, वहाँ पे रहना है, तो आपको संविधान की पूरी फ्रीडम है। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड और बिजनेस, आप कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हो, आप टीचर बन सकते हो, लेक्चरर, प्रोफेसर, डॉक्टर, कुछ भी बन सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हो आप। जैसे आप बिजनेसमैन बनो, दुकान रखो, गाड़ी चलाओ, कुछ भी कर सकते हो। ट्रेड, जो आपने बिजनेस करना है कुछ भी कर सकते हो, या बिजनेस करना है वो कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है। व्यापार, जितना भी आपका बिजनेस है, जो भी ऑक्यूपेशन, जो आपका मन करे वो आप प्रोफेशन कर सकते हो। फिर आता है इसमें 19A, जो है ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आता है, ये भी फॉरेनर्स को नहीं है। ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है 2015 में, सॉरी 2005 में आया था, तो ये भी फॉरेनर्स को नहीं है। इससे क्या है कि आप कहीं भी RTI अप्लाई करके, आपने भी बहुत बारी दी होगी या सुना होगा, तो आप RTI अप्लाई कर सकते हो, कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर गवर्नमेंट की आपको चाहिए तो। फिर आता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में क्या है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। इसमें दो चीज़ें आती हैं कि आपको एक तो नो डबल प्रेजुडाइस होगी, आपको सेम किसी ऑफेंस के लिए कोई आपने क्राइम किया है तो उसको 2 बार सज़ा नहीं मिलेगी कानून की तरफ से, एक ही बार उसको। ऐसा नहीं है कुछ आपने क्राइम किया है उसकी 2 बार सज़ा मिल जाएगी आपको, नहीं, आपको एक बार ही जो भी लॉफुली सज़ा होगी वो आपको एक बार ही मिलेगी। दूसरा है नो फोर्सफुली विटनेस, कोई भी आपको, पुलिस हो, जुडिशरी हो, कोई भी आपको
फोर्स नहीं कर सकती है कि अपने खिलाफ खुद ही विटनेस बन जाओ। आपने अगर कुछ क्राइम किया है तो उसको प्रूव करने के लिए कोई और विटनेस चाहिए होगा, आपको मजबूर नहीं कर सकते कि अपने खिलाफ खुद ही विटनेस दे दो कि हाँ मैंने ही किया है। फिर आता है, और जो 20 और 21 है इसमें ये डिफरेंस है, ये दोनों आर्टिकल जो हैं इनको हम सिस्टर आर्टिकल कह लेते हैं, क्योंकि ये दो आर्टिकल्स ऐसे हैं कि जब इमरजेंसी लगती है तो ये इमरजेंसी के टाइम भी सस्पेंड नहीं होते, क्योंकि ये बिल्कुल परमानेंट आर्टिकल्स हैं। आपको पता ही है, जैसे इमरजेंसी लगी थी 1975 में भी लगी थी, तो जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है तो आपके सारे राइट्स जो है बिल्कुल कैंसिल हो जाते हैं। इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, इंडिया पूरी यूनिटरी बन जाती है, तो कंट्री एक बहुत हमारी स्ट्रांग बन जाती है। तो ये भी जो है जैसे 20 आर्टिकल पढ़ा कि इमरजेंसी के टाइम सस्पेंड नहीं होता है, वैसे ही 21 भी इमरजेंसी के टाइम सस्पेंड नहीं होता है। उसके बाद आता है 21A। 21 है राइट टू एजुकेशन है, ये 86 अमेंडमेंट में ऐड किया गया है 2002 में। ये आर्टिकल कहता है कि जो स्टेट है, स्टेट मीन्स नेशन, जो हमारी सरकार है, गवर्नमेंट है, वो क्या करेगी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देगी बच्चों को। कहाँ से, 6 साल से 14 साल तक की एज वालों को। फिर आता है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट इन सर्टेन केसेस। बहुत सारी केसेस ऐसे हैं जिनमें आपको एक अरेस्ट से पूरी फ्रीडम मिली है। जैसे प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स ऑफ द स्टेट हैं, उनके खिलाफ उनके टेन्योर में कोई भी किसी भी कोर्ट में, चाहे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी मुकदमा नहीं लगाया जा सकता। हाँ, जब उनका टेन्योर ख़त्म हो जाए, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसके बाद कुछ इस पर कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन उनके टेन्योर जब तक वो प्रेसिडेंट हैं तो ऐसा कोई लॉ नहीं है कि उनको कुछ सज़ा दे सकें। और वैसे ही गवर्नर का भी सेम केस है। फिर जैसे पार्लियामेंट में हम आज के टाइम में भी स्पीच देखते हैं, तो इंडियन पार्लियामेंट्स तो बहुत डर्टी पार्लियामेंट्स है। आप देखते हो न्यूज़ में भी, कोई किसी के सिर पे कुर्सी मार रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई बिल है जो अगर कोई कंस्टिट्यूशन उसको फाड़ रहा है, कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो जो भी असेंबली का मैटर है तो उसके लिए हम किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। उसमें जो सज़ा देगा, जो भी कुछ करेंगे, वो वहाँ के स्पीकर जो है असेंबली के, वो सोवरेन है, हाईएस्ट पावर हैं। कुछ भी सज़ा देंगे तो वो स्पीकर देंगे, चाहे वो लोकसभा के स्पीकर हो या राज्यसभा के हों। जो भी राज्यसभा में तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो सज़ा देंगे, और लोकसभा में जो हमारे स्पीकर होंगे वो देंगे। अच्छा, फिर इसमें आता है आर्टिकल 22 भी हो गया हमारा। 23 में आता है डील्स विद प्रोटेक्शन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक तो आप किसी इंसान को बेच नहीं सकते हो, ठीक है, इंसान को जैसे पहले गुलामों को बेचा जाता था, बहुत पहले की बात है, तो वैसे आप किसी को बेच नहीं सकते हो। और दूसरा फोर्स्ड लेबर, आप किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते हो। जो फोर्स्ड लेबर है ये इंडिया में पहले बहुत थी। जैसे आपने किसी से पैसे उधार लिए, तो इन टाइम आपके पास पैसे नहीं हैं तो वो आपको क्या करेगा, खेत में काम करवाएगा। और अगर आपने 100 रुपये लिए तो वो 5-6 दिन काम करवाएगा। तो वो इस चीज़ का बहुत इलीगल यूज़ हो रहा था, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इस आर्टिकल को डाल के ये किया कि अगर पैसे हैं, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग अगर पैसे हैं या नहीं हैं, तो आपसे ज़बरदस्ती काम कोई भी करवा नहीं सकेगा। उसके बाद आता है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज बिलो 14 ईयर से कम वाले आयु वाले जो बच्चे हैं उनको हम फैक्ट्रीज़ में काम करने नहीं लगा सकते। उसके बाद आता है 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्रीडम फ्री प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, उसका प्रचार कर सकते हो, कंप्लीटली फ्रीडम है, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, ये आपको संविधान राइट दे रहा है। फिर आता है आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। आप क्या कर सकते हो कि अपने धर्म के जो अफेयर्स हैं, मसले हैं, उनको खुद मैनेज कर सकते हो। जैसे हम देखते हैं कहीं अगर बहुत सारे, कश्मीर डिवीज़न ले लो, जम्मू ले लो, पहले जम्मू कश्मीर की एग्जांपल देते थे, अब तो हम दिल्ली की एग्जांपल भी दे सकते हैं। वहाँ भी पिछले साल वायलेंस हुई थी। तो कोई भी अगर रिलीजियस वायलेंस है तो उसमें रिलीजियस बॉडीज़ जो हैं वो उनको मसला उनका निपटा सकते हैं बैठ के। ये संविधान उनको राइट देता है अपने रिलीजन के जो मसले हैं उनको निपटाने का कॉन्स्टिट्यूशनली। यानी कि गवर्नमेंट जो है उनकी हेल्प लेगी उन बॉडीज़ की, और वो रिलीजियस के अफेयर जो हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। फिर आता है आर्टिकल 27 फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर
प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। सरकार आपसे टैक्स नहीं ले सकती, किसी भी पर्टिकुलर धर्म को फैलाने के लिए आपसे टैक्स पैसे नहीं ले सकती। फिर आता है फ्रीडम एज टू अटेंड रिलीजियस क्लासेस। ये है कि अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कहीं रिलीजियस क्लासेस चल रही हैं, जैसे मान के चलो आपके कॉलेज में किसी को लाया जाता है रिलीजियस लेक्चर देने पे धर्म, क्योंकि हमारा इंडियन सेकुलरिज्म कहता है कि हम सारे धर्मों को लेके चलते हैं। अगर आपके कॉलेज में कोई लेक्चर देने के लिए किसी स्पेशल धर्म गुरु को बुलाया जाता है, तो वो वहाँ पे आपको पूरी फ्रीडम है, आप लेक्चर सुनने के लिए बैठो या ना बैठो, वो क्या आपको वहाँ पे पूरी फ्रीडम देता है कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आता है आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़। जो आर्टिकल 29 है ये भी फॉरेनर्स को नहीं है, जो हमारे माइनॉरिटीज़ हैं 4 5 6 जो माइनॉरिटीज़ जैसे मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख्स हैं, तो इन माइनॉरिटीज़ को क्या है कि ये अपने इनको बहुत सारी प्रोटेक्शन दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनके राइट्स की, तो ये हमारा आर्टिकल 29 देता है। फिर आता है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 क्या करता है, राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। वो क्या कर सकते हैं, अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं और उनको चला सकते हैं। उससे क्या बेनिफिट होगा कि जो उनका कल्चर है वो सेव हो जाएगा, और उनकी जो माइनॉरिटीज़ हैं क्योंकि वो तो उनकी जो धर्म है तो वो भी थोड़ा एजुकेशनली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब आर्टिकल 29 भी जो है फॉरेनर्स के लिए नहीं है और 30 भी नहीं है। अब आता है 31। जो 31 है यूँ तो वो ओमिटेड हो गया है, यानी ख़त्म हो गया है 44th अमेंडमेंट 1978 पे से अमेंडमेंट से, बट लेकिन उसका 31A B C जो है वो आज भी है हमारे संविधान में। लेकिन ये राइट्स नहीं है, ये एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस हो गया कि इन कौन कौन से केसेस में आपको राइट्स नहीं मिलेंगे। तो ये हैं 31A 31B। जो 31A और B है ये फर्स्ट अमेंडमेंट से ऐड हो गए थे 1951 में, लेकिन जो 31C है ये 25th अमेंडमेंट में 1971 में ऐड हुए। अब हम पढ़ेंगे 31A। 31A में आता है सेविंग ऑफ लॉ प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट। इसमें वो लॉज आते हैं जिसमें ज़मीन भूमि अधिग्रहण करती है, मतलब ज़मीन लेती है। एक्विजिशन ई स्टेट हो गया बहुत ज़्यादा ज़मीन जो आपके पास है, लार्ज पीस ऑफ लैंड, तो उसको हम ई स्टेट कहते हैं। इसमें है 5 कैटेगरीज ऑफ लॉ हैं जो किसके रिलेटेड है। एक तो जो आपकी एग्रीकल्चर लैंड है उसके रिलेटेड है, फिर जो इंडस्ट्री है उसके रिलेटेड है, और कॉमर्स के रिलेटेड। 3 चीज़ों के रिलेटेड है। लेकिन कितनी कैटेगरीज के लॉ हैं, 5, वो हम पढ़ेंगे। एक तो आ गया एक्विजिशन ऑफ स्टेट जो भूमि अधिग्रहण करेगी। दूसरा आ गया टेकिंग और मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़, जो पुरानी प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी मैनेजमेंट जो है गवर्नमेंट ले सकती है। जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ था तो बहुत सारे राजा लोग ऐसे थे जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी थी, वो गरीब लोगों की थी लेकिन बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, तो गवर्नमेंट उसको उस प्रॉपर्टी को अपने अंडर ले सकती है। एमालगमेशन ऑफ कॉरपोरेशंस के 2 कॉरपोरेशंस हैं, जैसे प्राइवेट कंपनीज हैं, कॉरपोरेशंस हैं, तो उनको जोड़ सकती है। जैसे अभी लास्ट 2-3 ईयर्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है कि जो छोटे छोटे बैंक हैं उनको मिला के एक बड़ा बैंक बना रही है। उसके पीछे मोटिव ये है कि जो कारोबारी हैं, बिजनेसमैन हैं, वो बैंक से लोन तो लेते हैं लेकिन उसका जो कर्जा वापस नहीं देते, लोन को रिटर्न नहीं करते हैं, तो एक बैड डेबिट हो जाता है, जिससे क्या है बैंक जो है घाटे में चले जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, बैंकों को मर्ज कर रही है। तो ये भी 31A में ही आता है। फिर आता है एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ डायरेक्टर्स और स्टेक होल्डर्स ऑफ कॉरपोरेशन। कोई भी कॉरपोरेशन है, कंपनी है, तो उसके जो डायरेक्टर्स होते हैं या शेयर होल्डर्स जिन्होंने पैसा लगाया होता है, शेयर होते हैं, होल्डर्स होते हैं जो, तो उनके जो है राइट को बिल्कुल ख़त्म भी कर सकती है और उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकती है। फिर आता है एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ माइनिंग लीजेस। जो माइंस के हमारे वो लीज़ पे माइन लेते हैं, तो उसको जो उसके राइट्स जो है जिनको हम लीज़ पे माइन देते हैं, तो उनके राइट्स बिल्कुल ख़त्म भी कर सकती है या उनके लाइसेंस में थोड़ा मॉडिफिकेशन भी गवर्नमेंट कर सकती है। तो ये भी 31A के अंडर आता है कि इन 5 चीज़ों में जो है गवर्नमेंट एक्विजिशन ऑफ स्टेट कर सकती है, भूमि अधिग्रहण कर सकती है। फिर आता है 31B। 31B में क्या आता है, वैलिडेशन ऑफ सर्टन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। इसमें कुछ एक्ट्स आते हैं
जो ये इसको अम्ब्रेला आर्टिकल्स भी कहते हैं। अम्ब्रेला आर्टिकल्स इन द सेंस कि गवर्नमेंट इसमें जो एक्ट डालेगी तो फिर वो एक्ट जो है जुडिशल रिव्यू के प्रीव्यू में नहीं आएगा। जुडिशल रिव्यू से उस पे जो जुडिशल रिव्यू की पावर है वो कम हो जाएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं कर सकती कि कुछ भी 31B में डाले और वो जुडिशली प्रीव्यू के बाहर जाए, क्योंकि जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जुडिशल रिव्यू की पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को। तो एज़ कम्पेयर टू 31, 32 का जो स्ट्रक्चर है वो पावर जो है वो ज़्यादा है। फिर आता है 31C। 31C कहता है सेविंग ऑफ द लॉ गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के। अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा कर रही है कि जो हम आगे पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को अफेक्ट देने के लिए गवर्नमेंट जो है फंडामेंटल राइट को मॉडिफाई कर सकती है। फिर 32 आर्टिकल आता है राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ एबो फंडामेंटल राइट्स। जो ऊपर फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, अगर इनका वायलेशन होता है तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और बी आर अम्बेडकर ने इस आर्टिकल को क्या कहा था, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। फिर आता है इट इज़ ए फंडामेंटल राइट ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट। ये भी अम्बेडकर जी ने ही कहा था। ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आर्टिकल 33। ये देता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू रिस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट ऑफ मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। कि जो आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर हैं, जिसमें अभी गवर्नमेंट ने पुलिस पर्सन, जो जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गनमैन हैं, तो उनको क्या है, फंडामेंटल राइट पूरे नहीं है, उन पर रिस्ट्रिक्शंस है फंडामेंटल राइट की। और कहीं अगर उनकी जैसे मार्शल लॉ में उनकी ड्यूटी लगती है तो उनके बहुत सारे राइट्स जो हैं वो भी रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। यानी पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो जितने चाहें उतने उनके फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। फिर आता है 34। 34 क्या है, हमें आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है मार्शल लॉ उसको लगाने की पावर देता है, और जहाँ लगता है वहाँ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। फिर आता है आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 बोलता है लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू सम ऑफ द प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। के जो हमारी पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स को कुछ अफेक्ट कर सकती है, वो कुछ और फंडामेंटल राइट अगर बनाना चाहे बना सकती है, कुछ अमेंडमेंट करने को इनको जो है फ्रीडम है आर्टिकल 35 में। फिर आता है कि जो आर्टिकल 20 और 21 है, 20 और 21 जो है वो कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे, बिल्कुल सस्पेंड नहीं होंगे। और फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 15, 16, 90, 29 एंड 30। ये जो है फॉरेनर्स को नहीं है, ओनली सिटीजन्स को है। तो ये हमारा जो है फंडामेंटल राइट का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। इसका थोड़ा सा पार्ट और बचा है, रिट अंडर आर्टिकल 32। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।